हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीका से युद्ध चल रहा है उसको लेकर के अलग अलग तरीका के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है इसे लेकर के बिल्कुल अलग है। देखिए, ये मेरी बातों से आप हो सकता है सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी जो बातें हैं उससे सहमत होना आपको एक ना एक दिन जरूर पड़ेगा। आज हम बात थोड़ा सा अलग वे में करेंगे। देखिए, आंकड़े तो ये कहते हैं कि कच्चा तेल जो है वो 21% तक की जो है वो अभी कमी आने वाली है। इसका मतलब है कि दाम उसी रेशो में आगे बढ़ जाएंगे। एलएनजी जो है वो 20% तक की जो है वो कमी आने वाली है। इसका मतलब है कि दाम में 20% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। उर्वरक जो है, फर्टिलाइजेशन जो है, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इराक है उससे भारत इसको भी परचेज करता था, तो 33% तक जो गिरावट है वो इसमें भी आ सकती है। लेकिन इसी तरीका से फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी देखोगे कि छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जिनकी भारत में बहुत कमी आने वाली है। अब देखिए, आप जानते होंगे कि जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जो है, उसके जो दाम है वो भी बढ़ने वाले हैं। ये बातें आपने पढ़ी होंगी और आपको सब बता रहे हैं। पहले मैंने भी इस पर वीडियो बनाई और मैंने भी बताया है कि देखिए ये सब कुछ होगा, लेकिन एक बात आप जरूर एक्सेप्ट कर लेना कि युद्ध जो होते हैं वो हमेशा खराब नहीं होते। यानी कि आपको पहला जो है उसे खत्म करना होगा, उसके लिए आपको नया निर्माण करना होगा। अब ईरान के साथ जो हो रहा है इसको आप दो तरीका है देखने के। पहला ये है, ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा होती है जो कहते हैं स्टेटस को रखो, बस जैसा चल रहा है ना वैसा चलता रहे, ये मस्त है, बढ़िया है। लेकिन एक एक जर्क आता है, झटका लगता है पूरी दुनिया को। जैसे देखिए, कोरोना के अंदर एक झटका लगा पूरी दुनिया को, कितना बुरा लगा सबको, और उन्होंने सोचा कि देखिए दुनिया को हिला करके रख दिया एक छोटे से वायरस ने। लेकिन उसके बाद की जो दुनिया है वो आपने देखा कितनी दुनिया बदल चुकी है। हेल्थ सेक्टर से लेकर के एजुकेशन सेक्टर से लेकर के आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर, सब कुछ बदल चुका है। युद्ध के क्षेत्र तक यार सब कुछ बदल चुका है, लोगों की सोच तक बदल चुकी है। एक छोटा सा जर्क आता है, नेचर कॉल बोलते हैं इसे। नेचर के द्वारा एक हमको संदेश दिया जाता है कि जागो, एक झटका दिया जाता है और मानव सभ्यता जो है वो जग जाती है। आप जो मिडिल ईस्ट के अंदर देख रहे हैं उसको आप एक अभिशाप जो है मत देखिए, इसे ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज की तरीका से देखिए। मतलब जो दिख रहा है ना वो दिखने में गलत है, यानी कि युद्ध नहीं होने चाहिए, मनुष्य जो है वो हमेशा अच्छे रहने चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, सबको एग्जिस्टेंस होना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, बढ़िया बात है। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, नेचर ऐसा नहीं चलता है। नेचर जो है, आप देखे होंगे ना कि आपके दिल की धड़कन भी क्या करती है, हलचल। हलचल जो है ना वो नेचर का वास्तव में नेचुरल फॉर्म है। अब शांति तो दुनिया में हो ही नहीं सकती क्योंकि नेचर ऐसा नहीं चाहती। अब देखिए, इससे दो तीन बातें आपको समझनी होंगी। पहला, ये नेचर कॉल है। अगर अमेरिका नहीं करता तो ईरान ये कार्य करता, याद रखना इस बात को। अगर आप ये सोचते हैं कि देखिए अमेरिका ने ये गलत किया है, हमें भी ऐसा लगता है ना कि अगर सामने सब देखोगे कि अमेरिका गलत कर रहा है, यार अमेरिका को क्या जरूरत थी, ये दुनिया जैसी चल रही थी मस्त है ना यार, ऐसे ही चलने दो। लेकिन वास्तव में ये है कि अमेरिका ये नहीं करता तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप देखते कि ईरान के द्वारा हिट किया जाता अपने पड़ोसी देशों को, जैसा आज किया जा रहा है। ईरान के द्वारा हिट किया जाता इजराइल को, जैसा आज किया जा रहा है। और हो सकता है कि आज ये क्षमता नहीं थी ईरान के अंदर, लेकिन आने वाले 4 से 5 साल के अंदर अमेरिका की धरती को भी वो हिट करते। कारण सिविलाइजेशनल वार है। देखिए, ये रिसोर्सेज की वार तो है, ये तो आप समझेंगे, लेकिन ये एक सिविलाइजेशनल वार है। जो ईरान है उसकी अपनी सोच क्या है, सोचिए इस बात को। यानी कि सिया हो, सुन्नी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, यहूदी हो, इनके बीच के अंदर एक सिविलाइजेशनल वार हमेशा चलती रही है। हजारों साल का इतिहास रहा है। जब मिसाइल नहीं होती थी, ये युद्ध जब भी चलते थे, जब रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती थी, तो आपने नहीं पता कि लगभग 1000 साल तक ये क्रूसेड्स जो है वो चलते रहे, धर्म युद्ध चलते रहे। आप समझिए इस बात को, गूगल करके पढ़ना कि 12 ऐसे क्रूसेड्स हुए हैं लगातार जो है दुनिया युद्ध में। तो देखिए, रिसोर्सेज की बात तो आ जाती है। जो लोग कहते हैं कि युद्ध तो रिसोर्सेज के लिए, देखिए जब रिसोर्स ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, युद्ध जब भी होते थे तो बस रूप बदल गया है, बहाने बदल गए हैं कि रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज की लड़ाई है, मैं मान रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई है सिविलाइजेशन की, जो हमेशा से होती रही है। युद्ध को तो टाल नहीं सकते। युद्ध आज भी हो रहे हैं, युद्ध आने वाले समय में भी होंगे, ये याद रखना। और युद्ध हमेशा खराब नहीं होते, इसके दो पर्सपेक्टिव आप देखने पड़ेंगे। पहला पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि युद्ध जो है नई नींव, एक जर्क है, एक झटका है दुनिया को दोबारा से जगाने का, ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज करने का। कि ये जो आप देख रहे हैं ना आज कि रेमिटेंस जो है वो खतरे में है। आप जानते हैं कि मोर देन 120 यानी कि 120 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे मिडिल ईस्ट से आते हैं। जो हमारे लोग वहां रहते हैं वो रेमिटेंस के रूप में भारत पैसा भेजते हैं। इतना बड़ा खतरा है, क्यों? क्योंकि 280 बिलियन डॉलर, 280 बिलियन डॉलर भारत का जो है
टोटल ट्रेड डेफिसिट है। तो इसको पूरा करने के लिए तो 120 बिलियन डॉलर तो यहां से आ जाते हैं और अप्रोक्सीमेट 100 बिलियन डॉलर जो है हमारे सर्विस सेक्टर से जो है वो आ जाते हैं। तो सारा मिलकर के लगभग 80 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट है वो भारत अंदर से करता है और इस तरीका से हमारा ट्रेड डेफिसिट पूरा हो जाता है। उसी तरीका से मैंने बताया कि अभी बहुत ज्यादा क्या आएगी भैया, हो सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए जब ये फर्टिलाइजर नहीं आएगा तो भैया एग्रीकल्चर ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाएगा, नई तरीका, नई का जनरेशन। देखिए पुराने को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक नया नहीं आएगा। अभी मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीका से डीएई जो है उससे क्या बनाया जा रहा है, एलएनजी के अंदर उसको ब्लेंड किया जा रहा है, एलपीजी के अंदर उसको 20% तक ब्लेंड करके नए नए रिसोर्स। देखिए अब जब झटका लगेगा तो नई नई तकनीक विकसित होंगी, तो यह हमेशा खराब नहीं होता, इसको आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में ऐसा देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरा राष्ट्र की जो एकता होती है ना, एकता, राष्ट्रों को एक करने के लिए युद्ध जरूरी होते हैं। तो युद्ध जो है वो अपरिहार्य है, याद रखना इस बात को। युद्ध आप टाल नहीं सकते, इसको भी याद रखना। और युद्ध जब से मनुष्य पैदा हुआ है इस दुनिया में, युद्ध तब से आज तक चलते रहे हैं। युद्ध को खराब मत देखना, याद रखना कुछ ये नया जनरेट करेगा, पुराना खत्म होगा। आज तक हम क्या है, फॉसिल फ्यूल से लड़ रहे हैं ना, फॉसिल फ्यूल की जो जिम्मेवारी, देखिए फॉसिल फ्यूल पर आगे अमेरिका का कब्जा होगा, उससे क्या करेंगे, देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए नए नए दूसरे तरीका ढूंढेंगे। समझना इस बात को। भारत देखना होगा कि आपको हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसमें भी कार्य कर रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जिसे हम बोलते हैं। भारत के अंदर आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा को लेकर के कितना इंसेंटिव है, कितना सस्ता हो चुका है। मैंने खुद अभी भी 2 किलोवाट का जो है एक कनेक्शन लगाया और सारा सिस्टम मेरा जो है उसी पर आधारित सब उससे चलता है। तो देखिए सब कुछ बदल रहा है, हमारी जो ऊर्जा आवश्यकता है वो डाइवर्सिफाई होने वाली है, तो इसको गलत तरीका से ना देखा जाए। अब हम बात करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कि ये जो जर्क लगने वाला है इसका क्या है, उसे देखते हैं। पहला देखिए, कच्चा तेल जो है वो आपको मैंने बताया कि जो क्रूड ऑयल है उसमें आपको 167 डॉलर प्रति बैरल जो है वहां तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है। कभी ये 92 आता है, आपने देखा होगा कि अभी भी शायद 93.1 जो है वो डॉलर पहुंच चुका है एनआरआई में, यानी कि इंडिया की जो रुपी है, $1 बराबर 93.1। इसका मतलब है कि अगर $1 का अगर एक का भी उछाल होता है तो लगभग 72,000 करोड़ रुपए का जो झटका है वो भारत के इंपोर्ट्स में जो है लगता है। तो भारत को इतना घाटा होता है। तो देखिए जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है हमारे जो इंपोर्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे, पहली बात तो ये है। दूसरा, रेमिटेंस जो मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट से जो आता है 120 बिलियन डॉलर, उसको झटका लगेगा, वो कम होगा, ये भी बात सही है। उसके बाद यानी कि जिस तरीका से ईरान के द्वारा ये मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, तो जो गैस के क्षेत्र जैसा एलएनजी हो गया उसकी आपूर्ति अगले 5 साल तक जो है उसको प्रभावित हुआ है। कारण बताया जा रहा है कि 35% तक इसकी कीमत जो है उसमें उछाल आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। उसी तरीका से देखिए वही जो है उसी तरीका से देखिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको झटका लगने वाला है। कच्चे तेल में एलएनजी और फर्टिलाइजर, इसको लेकर के एक झटका लगेगा। उसके बाद कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर्स नहीं आएंगे तो हो सकता है कि उस तरीका का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाए। उसके बाद यानी कि दवा और जो चिप्स होती हैं, चिप्स मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, उनके लिए कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाए जाते हैं, उनको भी जो है प्रोडक्शन कम होगा। तो इसमें भी आने वाले समय में खासकर जैसे हीलियम हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, है ना, ये जो है 47% तक की बताई जा रही है कि इसमें भी एक झटका लगने वाला है। उसके बाद आता है चीन का तेल भंडार, बताया गया है कि भाई ठीक है ये भी आने वाले 4 से 6 हफ्ते का उनके पास बचा हुआ है। उसके बाद जो है देखना होगा कि वो किस तरीका से कार्य करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया पूरी दुनिया और भारत का पर्सपेक्टिव, और एक जो पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया है वो है, अब देखिए यहां पर ये पूरा मैप दिखाया गया कि रात भर दहलता रहा तेहरान और 7 घड़ी और उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। ये युद्ध जो है मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका युद्ध का जो है वो ईरान के लिए भी और अमेरिका और इजराइल के लिए भी ये अब जो है साख का विषय नहीं है, ये सर्वाइवल का विषय था। और अमेरिका के लिए ये रिसोर्सेज का विषय है और वही इजराइल के लिए ये अपने अस्तित्व का विषय है। इसलिए वो इस युद्ध को हार ही नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका को अपना डॉलर बचाना है। अगर युद्ध हारते हैं तो भैया वही जो कंसेप्ट है 1971 में जो आया है वो बिल्कुल जो है चैलेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप पूरी तरीका से अम्ब्रेला नहीं दे पाते या देशों को डरा करके नहीं रख सकते तो फिर आप अपने डॉलर में उनसे व्यापार नहीं करा सकते, तो अमेरिका को तो युद्ध करना पड़ेगा। तो लोग कुछ भी कह रहे हो, याद रखना ये युद्ध अमेरिका और इजराइल जीतना ही जीतना है। और वो लगभग मुझे लगता है कि जिस तरीका से लीडरशिप को खत्म किया है वो आधे से ज्यादा युद्ध जीत चुके हैं। ये युद्ध अपने लास्ट चरण में पहुंच चुका है। देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। पहला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है कि अवरुद्ध होने के बावजूद WTI और ओमान क्रूड की कीमतों में ऐतिहासिक अंतर जो है वो कारण क्या है, अंतर दिखाई पड़ता है। पहला,
अमेरिका का रणनीतिक रिजर्व और घरेलू उत्पादन। दूसरा, रूस से सीधा आयात। तीसरा, ओपेक की सब्सिडी। चौथा, केवल एलएनजी का व्यापार। दूसरा प्रश्न देखना, मध्य पूर्व संकट के कारण उत्पन्न 7 उल्टी घड़ी में प्रभाव श्रृंखला इफेक्ट चेन का सबसे सटीक क्रम क्या है? पहला, हीलियम संकट, एपीआई की कमी और यूरिया संकट। दूसरा, यूरिया संकट, अमेरिकी मक्के की बुवाई प्रभावित। तीसरा, वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि। तीसरा विकल्प देखना, बीमा कवरेज रद्द होना, हीलियम संकट, चीन का भंडार समाप्त। चौथा, रेमिटेंस की कमी, एआई चिप्स का निर्माण बाधित। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अगर आप आंसर नहीं जानते तो लास्ट वाली स्लाइड पर पूरा वीडियो देख लेना। लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इनके विस्तृत आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखिए, कच्चे तेल का जो है 21% आपूर्ति बाधित हुई है। एलएनजी का 20% आपूर्ति बाधित हुई है। 30% जो उर्वरक है ना, वो बाधित हुए हैं। और 98% जो दवाई का कच्चा माल है उससे भी प्रभावित हुए हैं। 4 अरब लोगों की आपूर्ति श्रृंखला इसी मार्ग पर निर्भर है। यानी कि उनकी जो रॉस लाफन जो है दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट था, इस पर जो है जिस तरह की मिसाइल दागी गई है, इस वजह से ये भी बाधित हुआ है। अब देखिए, ये जो युद्ध है इसका वेस्ट पर क्या प्रभाव है और भारत यानी कि एशिया पर क्या प्रभाव है। देखिए, वेस्ट का मात्र 6% ऑयल जो है वो स्टेट ऑफ हार्मुज से जाता है, बाकी 94% जो है वो जाता है कहां? एशिया, यानी कि भारत, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है वहां पर। अच्छा, ये जो है जो वेस्ट है वो WTI क्रूड ऑयल जिसका जो निर्माता है वो ज्यादा से ज्यादा करता है अमेरिका, उस पर निर्भर है। यानी कि अगर वहां पर देखा जाए कि प्रति बैरल 96 से लेकर के 108 प्रति बैरल, जबकि आप देखोगे एशिया के अंदर ये मिलकर बढ़कर होगा 157 से लेकर के 167। कारण अमेरिका का घरेलू उत्पादन है, अमेरिका उसकी आपूर्ति कर रहा है। यहां पर 90% से ज्यादा जो है वो स्टेट ऑफ हार्मुज से जाता है, इसीलिए स्टेट ऑफ हार्मुज के बाधित होने से ये महंगाई आपको दिखाई पड़ रही है। प्रभाव देखिए, अगर वेस्ट की ओर देखें तो ज्यादा प्रभाव इन पर दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं एशिया की अर्थव्यवस्था जो है उन पर इसका जो प्रभाव है वो गहराई से दिखाई पड़ता है। आगे देखना, वियतनाम, डीजल की कीमतों में 40 से लेकर 59% की वृद्धि, रणनीतिक रिजर्व केवल 20 दिन का शेष है। दूसरा, श्रीलंका, ईंधन की राशनिंग यानी कार 15 प्रति लीटर सप्ताह, बाइक के लिए 5 लीटर प्रति सप्ताह ऑयल दिया जा रहा है। 4 दिन का कार्य समाप्त सप्ताह लागू, यानी कि स्कूल वगैरह जो है वो बंद किए गए हैं, यानी कि सप्ताह छोटा कर दिया गया है। तीसरा, जापान, यानी कि स्टेट ऑफ हार्मुज से 90% तेल की निर्भरता थी इनकी, वैकल्पिक पाइपलाइन या पर्याप्त घरेलू भंडार का आपूर्ति का अभाव है, इसलिए ये भी जूझ रहे हैं। और भारत 85% आयात पर निर्भर था, आरबीआई की मुद्रास्फीति से बचाने के लिए डिफेंस मोड पर जो है कार्य कर रहा है, तो अभी ऐसी कोई समस्या जो है वो नहीं है भारत के अंदर। छिपा हुआ महासंकट क्या है? खाड़ी देश जीसीसी का 76 से 95% कार्यबल जो है, तो इससे क्या है, रेमिटेंस कम हो जाएगा, जैसे भारत के लिए मैंने आपको बताया। तो 139 बिलियन डॉलर जो है यहां से आता है। पाकिस्तान का 20 बिलियन डॉलर आता है, नेपाल का 26% जीडीपी का, और फिलीपींस और बांग्लादेश देखा जाए तो 30 से 39 बिलियन डॉलर जो है ये मिडिल ईस्ट से आता है। तो इन पर भी जो प्रभाव है वो देखने के लिए मिलने वाला है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल परिवारों के सामने महंगाई और भुखमरी का संकट जो है वो 1990 के कुवैत युद्ध की तरीका से होने के लिए जो है मजबूर हो चुके हैं। अगर हम स्टेट ऑफ हार्मुज है वहां से अगर होता है तो तेल और एलएनजी खासकर ये उसका निर्यात बाधित होगा। खाड़ी में निर्माण कार्य, खुदरा और सेवाएं जो है वो ठप हो जाएंगी, जिससे भारत का जो विदेशी, मैंने बताया कि आपको विदेशी जो रेमिटेंस है वो कम होगा, और माइग्रेंट्स जो है उनकी छटनी हो सकती है, वो भारत आएंगे तो उनके लिए भी जो है रोजगार की आवश्यकता होगी। एशिया में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस की भारी गिरावट होगी, ये एक चक्र जो है एक विशेष साइकिल का निर्माण हो जाता है। देखिए, ट्रंप की त्रिआयामी नीति क्या है? पहला, जीरो ग्राउंड ट्रूप्स, यानी कि अभी क्योंकि नवंबर के अंदर आप जानते हैं कि नवंबर से चुनाव है अमेरिका के अंदर, मिड टर्म इलेक्शन, तो उससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है अभी ऑन ग्राउंड करने से मना किया है। अब इससे क्या होगा, अगर सैनिक ऑन ग्राउंड नहीं होते तो उससे यह युद्ध जो है थोड़ा और लंबा चलेगा। तो अगर ये लंबा चलेगा तो इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है अभी और ब्लॉक रहने वाला है थोड़े समय तक। दूसरा आता है पेंटागन का रक्षा बजट, यानी कि पेंटागन का जो रक्षा बजट है उसको 200 बिलियन डॉलर की जो है आपात फंडिंग की आवश्यकता है, जो अगर ये होता है तो उससे जो कीमतें हैं और ये जो युद्ध है फिर और लंबा जो है चलने वाला। और तीसरा है फाइनेंशियल वॉरफेयर, ईरानी बैंक खातों की फीज करने से अंदरूनी जो बगावत है वो भी देखने के लिए मिल रही है। तो हो सकता है अगर इनके अंदर ही, ईरान के अंदर ही जो है अगर किसी तरीका से कोई फूट पड़ती है तो हो सकता है कि इसमें थोड़े से छूट देखने के लिए मिले। देखिए, तटस्थ न्यूट्रलाइज जोन जो अमेरिका गठबंधन कोलिशन, वो ये नाटो वाला कि भाई नाटो साथ आएगा नहीं, और अगर नाटो साथ नहीं आएगा तो ये युद्ध और लंबा चलने का हुआ है। 90% जो मैंने आपको बता दिया, जो देश पहले युद्ध से दूरी बना रहे थे अब उनको जो है अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि
कि देखिए अगर आप नाटो को बचाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है शामिल हो जाइए। दुनिया के 7 उल्टी घड़ी कौन-कौन सी है? पहली है अमेरिका की बुवाई, मौसम कौन सा सोयाबीन महँगे और अनुपलब्ध नाइट्रोजन उर्वरक के लिए 4.8 मिलियन एकड़ की जो बुवाई है वो अमेरिका में खतरे में है। दूसरा, चीन का जो कच्चा तेल का जो भंडार है वो 1 मिलियन बैरल की खपत 4 से 6 सप्ताह का जो रिजर्व है वो जो समाप्त हो जाने वाला है। और तीसरा है एफएओ यानी कि खाद्य और कृषि संगठन का मूल्य सूचकांक, माल ढुलाई और पैकेजिंग लागत जुड़ने के बाद जो है इसका अकाल जो है हो सकता है कि आने वाले समय में फूड का भी एक जो है कमी देखने के लिए पूरी दुनिया में मिले। चौथा, फार्मास्यूटिकल्स भारत के बफर स्टॉक की समाप्ति, अमेरिका की 47% जेनरिक दवाएं भारत से जाती हैं, इसीलिए एपीआई का अगर संकट आता है तो अमेरिका भी इससे प्रभावित होगा। पांचवा, हीलियम स्टॉक्स, कतर के प्लांट बंद होने से सैमसंग या एसके हाइनिक्स के पास केवल 2 से 3 महीने का जो स्टॉक है वो है, उसके बाद में एआई चिप्स जो है उनका निर्माण में बाधा आएगी। छठा और सातवां क्या है? लॉजिस्टिक्स और बीमा, पीआई क्लब समुद्री बीमा कवरेज के जो सामान्य 6 से 16 महीने का जो समय है वो लगेगा। और लास्ट में है प्रति कंटेनर की ढुलाई लागत में 500 से लेकर के $1500 की जो वृद्धि है वो होगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रीज के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब बात वही आती है कि कैलेंडर है या डिप्लोमेसी। देखिए, इसमें अभी जो अमेरिका है वो ये कार्य करता रहेगा चाहे तो कितना ही भी संकट दुनिया पर आए, क्योंकि ये लड़ाई जो है उनके अस्तित्व की लड़ाई है और उनके डोमिनेंस की लड़ाई है। अगर अमेरिका ये युद्ध हार जाता है तो अमेरिका सिर्फ एक युद्ध नहीं हारेगा बल्कि वो दुनिया से हारेगा और उसका जो डॉलर का डोमिनेंस है वो भी जो है समाप्त हो जाएगा। तो अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा, इसीलिए जो है अमेरिका इस युद्ध को जीतेगा ही जीतेगा। और दूसरा जो है वो आता है इजराइल। इजराइल के अस्तित्व का संकट है। अगर वो ये युद्ध हारते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता ये युद्ध हारेंगे, कारण है ये युद्ध वो 70-75% जीत चुके हैं, मात्र जो है 25% का है, उसमें कितना टाइम लगेगा। अगर ग्राउंड्स पर अपने सैनिक उतारते हैं तो शायद ये जल्दी हो जाएगा, नहीं तो इसका जो है नया सीरिया और नया इराक जो है वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।